अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बीटा फंक्शन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने गैमा फंक्शन पढ़ा था, गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जो कि बिल्कुल आपके पास स्पेशल फंक्शन की तरह थी। इसी तरह आज हमने पहले बीटा फंक्शन पढ़ना है। बीटा फंक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगी जो कि आप लोग ऑलरेडी स्पेशल फंक्शन के अंदर डिस्कस कर चुके हो। सेम वही प्रॉपर्टीज़ होंगी, सेम वही रूल्स होंगे। फिर बीटा फंक्शन और गैमा फंक्शन को यूज़ करके हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन डिफ़ाइन करेंगे और गैमा डिस्ट्रीब्यूशन डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले देखें बीटा फंक्शन क्या है। द बीटा फंक्शन ऑफ एनी टू नंबर्स एम एन इज डिनोटेड बाय बी एम कॉमा एन और इज डिफाइंड एज 0 to 1 इंटेग्रल एक्स की पावर m माइनस वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स फॉर m ग्रेटर दैन 0 n ग्रेटर दैन 0। ये आपके पास फॉर्मूला होता है जिसके अंदर वेरिएबल फर्स्ट में x की पावर होती है जो यहाँ टर्म दी जाती है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेकेंडली आपके पास 1 माइनस एक्स की पावर होती है सेकेंड टर्म में से 1 सब्ट्रैक्ट करके, और 0 to 1 इंटेग्रल होता है। और m और n पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो हमेशा आपके पास पॉजिटिव होगा। इस टाइप के फंक्शन को आप लोग बीटा फंक्शन कहते हो। डिनोट इसे आप b m कॉमा n से करते हो, बिल्कुल स्पेशल फंक्शन की तरह है। आपने इसके अंदर अगर आपको बीटा 1 की वैल्यू चाहिए, इसके अंदर 1 पुट करोगे। 1 पुट करने से किसी भी चीज़ की पावर 0 तो 1 हो जाती है। 1 का इंटेग्रल लोगे, लिमिट पुट करोगे, एट द एंड आंसर 1 आएगा। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था गैमा फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 आई थी और बीटा फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 ही आएगी। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की हुई हैं। स्पेशल फंक्शन के अंदर जब आपके साथ ये फंक्शन डिस्कस किया था तो आपको बताया था कि सेपरेट से इसकी 3-4 प्रॉपर्टीज़ आपने याद कर लेनी है। ये वही प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे उन प्रॉपर्टीज़ को बनाने का तरीका लिखा हुआ है और फिर वो प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आप लोगों के पास वहाँ भी ये थी कि बीटा फंक्शन के अंदर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि बीटा एम एन का ले लो या एन एम का ले लो, दोनों की सिचुएशन में आंसर इक्वल आता है। यहाँ पे भी उन्होंने यही बात कही हुई है, लेकिन उन्होंने बताया कि बीटा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, अगर जेड को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करो, जहाँ जहाँ आपके पास जेड जहाँ पे अगर आपके पास ये टर्म देखें इसके रिस्पेक्ट से एक्स है, वहाँ पे आप लोग पुट कर दो 1 माइनस जी, तो उसके रिस्पेक्ट से यहाँ पे आपके पास ये जो फॉर्म थी 1 माइनस जी और ये वाली फॉर्म भी 1 माइनस जी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद ये जो इंटेग्रल है, जब सब्सटीट्यूशन करनी है तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। लोअर लिमिट इस सब्सटीट्यूशन के अंदर पुट करोगे, उसके रिस्पेक्ट से लोअर लिमिट निकालोगे, अपर लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट निकालोगे और बता दोगे कि बीटा फंक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि बीटा फंक्शन का फॉर्मूला इन फॉर्म ऑफ जी इस टर्म के इक्वल होता है। और साथ साथ बीटा फंक्शन में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सेकंड वही प्रॉपर्टी जो आपने स्पेशल फंक्शन के अंदर पढ़ी थी कि बीटा फंक्शन के अंदर अगर एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दो और तो आपके पास सारी की सारी सब्सटीट्यूशन करने से, डेरिवेटिव की सब्सटीट्यूशन करने से, लिमिट की सब्सटीट्यूशन करने से बीटा फंक्शन की ये प्रॉपर्टी बन जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी हमने वहाँ पे आप लोगों ने देखी थी कि अगर आप x की जगह 1/1 प्लस जी सब्सटीट्यूट करके इसको सॉल्व करो तो बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी भी बन जाती है, जिसको आप ऑलरेडी बीटा फंक्शन कहते हो। ये 3 प्रॉपर्टीज़ वही वाली हैं जो आप लोगों ने वहाँ डिफाइन की थी। उसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा ये, अगर आप बीटा फंक्शन ऑफ 1/2 निकालना है तो उसकी जगह उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे। किसी भी इंटेग्रल के अंदर कंपलसरी नहीं है कि इसके अंदर ही करनी है या फर्स्ट सेकेंड के अंदर करनी है, आप गिवन वाले के अंदर भी कर सकते हो। अगर आप गिवन वाले के अंदर नहीं करना चाहते, आप इस टाइप की किसी इंटेग्रल में भी पुट करोगे तो भी आप देखोगे कि एट द एंड आपका सॉल्व करके आंसर पाई ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन और गैमा फंक्शन है। बीटा और गैमा फंक्शन का रिलेशन होता है, बीटा फंक्शन ऑफ एम एन इक्वल होता है गैमा फंक्शन ऑफ एन इंटू गैमा फंक्शन और गैमा फंक्शन ऑफ एन ओवर गैमा फंक्शन ऑफ एम प्लस एन, यानी दोनों के सम का गैमा फंक्शन। अगर आपने कोई वैल्यू बीटा की फॉर्म में निकालनी है, आप ये फार्मूला यूज़ करके उसे गैमा की फॉर्म में भी निकाल सकते हो। अगर आपको पेपर में आ जाए कि प्रूव करें कि गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 जो है वो √π के इक्वल है, आप ये वाले फार्मूले से प्रूव कर सकते हो। इस वाले फार्मूले के अंदर आप लोग m और n की जगह जब 1/2 पुट करोगे, 1/2 पुट करने से आप देखोगे कि आपके पास ये वाली टर्म से इसकी वैल्यू अभी हमने पाई निकाली थी, तो सॉल्व करके एट द एंड यही आंसर आ जाएगा। अब अगर आपको बीटा और गैमा फंक्शन का पता चल गया, नेक्स्ट आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है। हम इसके अंदर से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी थी ये सिंपल फंक्शन की फॉर्म में थी, अब हम इसे स्टैट की फॉर्म में देखेंगे कि गैमा डिस्ट्रीब्यूशन और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। A continuous random variable is said to have gamma distribution with parameter m greater than 0। अगर गैमा फंक्शन इस फॉर्म में आपके पास डिफाइन किया जाए कि वो 1/, की फॉर्म में हो, x की पावर ये हो, एक्सपोनेंशियल की पावर ये हो, 0 to इन्फिनिटी के लिए, तो आप लोग कहते हो ये गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है। और गैमा डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके पास इसमें डेंसिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर आप ओवरऑल देखो 0 से इन्फिनिटी तक इंटेग्रल अप्लाई करके सॉल्व करो तो उसका आंसर भी 1 के इक्वल आता है। ये आपके पास था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगर डेंसिटी फंक्शन, अगर आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो इसे कैपिटल F के साथ लिखोगे, इस वाली चीज़ में इंटेग्रल अप्लाई कर दोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा। इसका एक अदर नेम इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन भी है।
उसके बाद गैमा फंक्शन की वही प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आपके पास जो पीछे थी गैमा डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप मीन और वेरिएंस निकालोगे, मीन के लिए मीन का फॉर्मूला लिखोगे। उसके बाद लेकिन यहाँ पे गैमा की बात हो रही है तो एफ ऑफ एक्स की जगह गैमा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे। जब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे आप देखोगे जो इंटेग्रल के साथ ये पूरी की पूरी टर्म आ रही है। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, एक्स की जो भी पावर होती है, लेट से एक्स की पावर अगर m-1 हो तो जो गैमा फंक्शन बनता है वो m का गैमा फंक्शन बनता है। यानी कि यहाँ पे जो चीज़ पावर होती है उसमें एक चीज़ ऐड करके गैमा फंक्शन बनता है। तो अगर आप यहाँ गौर करो, यहाँ पावर आपके पास m है, पावर में 1 ऐड करोगे तो m+1 का गैमा फंक्शन है सारी की सारी टर्म। तो ये गैमा फंक्शन ऑफ m+1 में चेंज हो जाएगा। और हमने गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि m+1 का गैमा फंक्शन m इंटू गैमा फंक्शन ऑफ m होता है। प्रॉपर्टी लगाओगे तो यहाँ से मीन की वैल्यू m आ जाएगी। इसी तरह वेरिएंस की वैल्यू के लिए आप यहाँ पे देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर पहले निकालोगे, उसके लिए आपने फॉर्मूला लिखना है, इसमें भी इन टर्म्स को कंबाइन कर देना है। तो ये गैमा फंक्शन ऑफ m+2 बन जाएगा, क्योंकि ये सॉल्व करके x की पावर m+1 बनना था, इसमें 1 ऐड करना है तो ये m+2 का गैमा फंक्शन बन जाना है। और इसको फर्दर जब आपने सॉल्व करना है यही वाली प्रॉपर्टी बार बार लगा के, तो आपके पास वेरिएंस के लिए यहाँ से इसकी वैल्यू निकल आनी है। उसके बाद सेम वही प्रोसीजर होगा, सारी की सारी वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये प्रॉपर्टीज़ हैं वर्ड्स की फॉर्म में बताई हुई है कि अगर आपके पास m 1 से ग्रेटर हो जाए तो आपके पास ये जो मोड है x = m-1 के इक्वल आता है। अगर 2 से ग्रेटर हो जाए तो ये सारी की सारी वैल्यू बेसिकली हॉरिजॉन्टली आपके पास जो है एक्स एक्सिस को रीजन पे टच करने लग जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाती है रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी। रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी में क्या है, द सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट गैमा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m एंड n इन अ गैमा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m+n। यानी कि अगर आपको कहा जाता है कि आपको दो गैमा फंक्शन का सम दे दिया हुआ है, एक का सम m है दूसरे का सम n है, तो आप उसका बेसिकली निकालना चाह रहे हो वैल्यू, आप उसकी पैरामीटर को यूज़ करके भी निकाल सकते हो। यानी दोनों के पैरामीटर्स को ऐड करोगे तो गैमा डिस्ट्रीब्यूशन सम की फॉर्म में निकल आएगी। उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, सेम वही पिछला प्रोसीजर है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला लिखना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t की पावर x होती है। उसके बाद वही फंक्शन की वैल्यू लगानी है। आपको पता है एक्सपेक्टेड फंक्शन का फॉर्मूला ये होता है, आपके पास इंटेग्रल f और साथ में f ऑफ x होता है। यहाँ पे e की पावर tx है तो यहाँ e की पावर tx आ जाएगा, फंक्शन की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर ऊपर वाली चीज़ को आप लोग कंबाइन करोगे, करने के बाद आप देखोगे सब्सटीट्यूशन के अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म बन रही है, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे ताकि आप लोग गैमा फंक्शन का फॉर्मूला लगा सको। एक चीज़ याद रखनी है, गैमा फंक्शन की फॉर्मूला जब भी बनाना है जो एक्सपोनेंशियल की पावर होती है बेसिकली उसकी पावर आपके पास कोई टर्म होनी चाहिए। ये बेसिकली आपके पास गैमा फंक्शन ऑफ m का फॉर्मूला होता है। जो यहाँ पे आपके पास पावर होती है वो उसकी होल पावर में आ रही होती है। तो बेसिकली इन दोनों टर्म्स को सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं, इसको u के इक्वल ऐड कर लेते हैं। करने के बाद उसके डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करोगे, लिमिट्स की करोगे तो जो ऊपर वाली चीज़ है सिंप्लीफाई होके वो गैमा फंक्शन ऑफ m में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपस में कट जाएगा और ये पीछे आपके पास फॉर्मूला रह जाएगा। इसी तरह ये जनरल फार्मूला याद कर लेना है कि आपने मोमेंट अबाउट द मीन निकालने का, ये मीन निकालने का फार्मूला आपके पास आर्थ वैल्यू के लिए ये होता है। अगर आपने ये फार्मूला याद कर लिया हो, आपको पेपर में आ जाए, फर्स्ट मीन निकालें सेकंड निकालें, जस्ट आर की जगह उसकी वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपके पास डिफरेंट मीन्स निकलते आएंगे। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास कम्युलेटिंग जनरेटिंग फंक्शन है। आप लोग जब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के ऊपर लोग अप्लाई कर देते हो, वो 1 - t की पावर -m था, लोग अप्लाई करने से पावर नीचे आ गई, तो इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई किया तो एक कम्युलेटिव का आपके पास फॉर्मूला निकल आया। आर्थ वैल्यू के लिए गैमा फंक्शन की फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है, आपने याद कर लेना है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का भी आपके पास फॉर्मूला होता है। जिस तरह हमने बीटा फंक्शन पढ़ा था, अगर हम उसे फिर स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में देखें तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इसका ये फॉर्मूला होता है। लिमिट 0 to 1 होती है क्योंकि इसका इंटेग्रल 0 to 1 होता है। ऊपर वही वैल्यू है, बीटा ऑफ mn से डिवाइड करना है और दूसरी जगह पे ये 0 होगा इस टर्म के अलावा। उसके बाद इसका भी जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है तो आप कहोगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए इसके ऊपर इंटेग्रल अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाएगा। 0 से 1 के लिए ये है, अगर आप इसे पीछे जाओगे तो आंसर 0, अगर आप इसे आगे जाओगे तब भी आपका आंसर 0 आएगा। इसको आप लोग इनकम्प्लीट बीटा फंक्शन कहते हो। जिस तरह आपने पीछे कहा था यहाँ पे कि आपके पास जब ये वाली वैल्यू आती है आप इसे कहते हो ये इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन है, और इसको आप लोग कहते हो ये इनकम्प्लीट बीटा फंक्शन है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ में देखें आपको क्या कहा था, मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन बिलो। यहाँ पे भी मेन प्रॉपर्टी में मीन और वेरिएंस निकालना है। मीन के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला लिखोगे। यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला इंटेग्रल एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आना था, एक्स की जगह एक्स आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स की जगह जब आप वैल्यू देखोगे तो यहाँ वैल्यू बेसिकली ये वाली थी, आप इसकी जगह इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे। वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद फिर वही चीज़ जो बेसिस सेम है उसकी पावर ऐड कर दोगे। आप देखोगे कि ये वाली टर्म बीटा फंक्शन का फॉर्मूला बनती है लेकिन m+1 के साथ, क्योंकि जब यहाँ पे -1 हो तो ये बीटा फंक्शन ऑफ m होता है।
तो जो चीज़ यहाँ होती है उससे पावर में 1 ऐड करके ही उसके बीटा फंक्शन में वो कन्वर्ट होता है। तो जो चीज़ यहाँ थी उसमें 1 ऐड किया तो बीटा फंक्शन ऑफ mn बन जाएगा आपके पास। इसको क्लोज करोगे, फिर बीटा फंक्शन और गैमा फंक्शन का रिलेशन लगा के आप लोग मीन की वैल्यू लगा लोगे। ये बेसिकली स्पेशल फंक्शन वाली सारी कैलकुलेशंस ही हैं जो यहाँ आपकी यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस के लिए भी आपने फॉर्मूलाज लगाने हैं। जो फंक्शन की वैल्यू दी है वो सब्सटीट्यूट करते जाना है। बीटा को इन फॉर्म ऑफ गैमा फंक्शन आपने ले आना है, उसको सॉल्व करना है, तो एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसकी मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला है। ये मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला है, जिसने आपके पास यहाँ मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला बताया था गैमा की फॉर्म में आपके पास ये होता है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला बीटा की फॉर्म में ये होता है। आपने वाला फॉर्मूला याद कर लेना है। इस फॉर्मूले को अगर हम बीटा और गैमा के रिलेशन से थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो एट द एंड ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद उसकी 2-3 प्रॉपर्टी बताई हुई हैं कि किस फॉर्म में, किस शेप पे, आपको किस तरह का ग्राफ देता है। आज आप लोगों के साथ बच्चों मैंने यहाँ तक ही डिस्कस करना था। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम आपका स्पेशल फंक्शन वाला है। आप लोग आज का लेक्चर सुने, अगर किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे।